नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फोन है या जिस गाड़ी में हम सफर करते हैं या फिर घर पर बजने वाली घंटी, ये सब बनता कैसे है? इन सब के पीछे हाथ है धातुओं का। तो आज हम इन्हीं चमत्कारी तत्वों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और देखेंगे कि ये हमारी जिंदगी को कैसे बनाते हैं। अच्छा, तो ये सारी चीजें हमारे आसपास हैं, पर इनमें फर्क कैसे करें? कोई चीज चमकदार है या धुंधली सी, मजबूत है या फिर जरा से झटके में टूट जाती है? बस यही छोटे छोटे सवाल हमें साइंस के एक बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन की तरफ ले जाते हैं, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का फर्क। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि धातुओं और अधातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उनके गुण क्या होते हैं और वो एक दूसरे से इतने अलग कैसे हैं। देखिए, ज्यादातर धातुओं में कुछ कॉमन बातें होती हैं। वो चमकदार होती हैं, उन्हें पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है, जिसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। सोचिए ना, सोने चांदी के वर्क के बारे में। उन्हें खींचकर पतले तार भी बना सकते हैं। यह है उनकी डक्टिलिटी। वो गर्मी और बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं। और हाँ, जब उन पर चोट की जाती है तो वे खास आवाज करते हैं। स्कूल की घंटी याद है? वो इसी गुण, मतलब सोनोरिटी के कारण ही तो बजती है। और ये डक्टिलिटी कितनी कमाल की हो सकती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि सिर्फ 1 ग्राम सोने को खींचकर करीब करीब 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सच में अविश्वसनीय है ये। लेकिन साइंस में हर रूल के कुछ मजेदार एक्सेप्शंस भी होते हैं। जैसे मर्करी है तो एक मेटल, पर कमरे के तापमान पर लिक्विड होता है। सोडियम इतना नरम है कि उसे चाकू से काटा जा सकता है। और दूसरी तरफ आयोडीन, जो एक नॉन मेटल है, वो चमकता है। और ग्रेफाइट, जो कार्बन का ही एक रूप है, वो बिजली कंडक्ट करता है। ये हमें बताता है कि नेचर को हमारे बनाए रूल्स में फिट करना इतना आसान नहीं है। तो ये तो हो गई बाहर की बात, पर ये सब होता क्यों है? मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं? इसका जवाब छिपा है इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन में। इसे ऐसे समझिए, मेटल्स इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं और नॉन मेटल्स लेना। तो जब एक मेटल एक नॉन मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो दोनों पर ऑपोजिट चार्ज आ जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। यही मजबूत अट्रैक्शन आयोनिक कंपाउंड्स बनाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा रोजमर्रा का नमक, यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। अब सोडियम पर है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव। बस ये दोनों आयन एक दूसरे से चिपक जाते हैं और नमक का क्रिस्टल बना लेते हैं। और इसी मजबूत बंधन की वजह से इन कंपाउंड्स में खास गुण आ जाते हैं। इसीलिए नमक ठोस और भंगुर होता है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। और एक और मजेदार बात, ये बिजली तभी कंडक्ट करते हैं जब ये पिघले हुए हों या पानी में घुले हों। चलिए अब एटॉमिक लेवल से निकलकर जरा बड़े स्केल पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के जरिए हम जमीन से इन मेटल्स को निकालते हैं। यह है साइंस ऑफ मेटलर्जी। देखिए, मेटल निकालने की ये पूरी कहानी शुरू होती है अयस्क यानी ओर से। ओर वो पत्थर या खनिज है जिसमें हमारी कीमती धातु छिपी होती है, लेकिन उसके साथ मिट्टी, रेत जैसी फालतू चीजें भी मिली होती हैं, जिन्हें हम गैंग कहते हैं। तो अयस्क से शुद्ध धातु तक का सफर 4 पड़ावों में पूरा होता है। सबसे पहले हम गैंग यानी कचरे को हटाते हैं, फिर धातु को उसके ऑक्साइड रूप में बदलते हैं। इसके बाद ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाकर धातु को अलग करते हैं और आखिर में उसे और भी ज्यादा प्यूरिफाई करते हैं ताकि हमें एकदम साफ सुथरा मेटल मिल सके। और इस प्रोसेस में केमिस्ट्री का एक जबरदस्त इस्तेमाल देखने को मिलता है। ये है थर्माइट रिएक्शन। इसमें एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड से आयरन को विस्थापित कर देता है, मतलब अलग कर देता है। इस रिएक्शन में इतनी भयानक गर्मी निकलती है कि लोहा पिघल जाता है और इसी पिघले हुए लोहे से रेलवे की पटरियों को वेल्ड किया जाता है। और आखिरी पड़ाव है एकदम बढ़िया वाली सफाई। कॉपर जैसी धातुओं को प्योरीफाई करने के लिए हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस में अशुद्ध तांबे में से सारा का सारा शुद्ध तांबा निकलकर एक जगह जमा हो जाता है और सारी गंदगी एनोड मड के तौर पर पीछे छूट जाती है। और नतीजा हमें मिलता है लगभग 100% प्योर कॉपर। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। हमारे पास सब शुद्ध धातु है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा विलेन भी तो है, कोरोजन यानी जंग लगना। तो जाहिर है हमें इसे बचाना भी होगा। हम सबने इसे देखा है, लोहे पर लगने वाली वो भूरी परत जिसे जंग कहते हैं।
ये कोरोजन का सबसे आम उदाहरण है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो तब होती है जब लोहा हवा और नमी दोनों के कांटेक्ट में आता है। ये तो इस दुश्मन से लड़ने के हमारे हथियार क्या हैं? हम उस पर पेंट, तेल या ग्रीस लगाकर उसे हवा, पानी से बचा सकते हैं। हम उस पर जिंक की एक परत चढ़ा सकते हैं जिसे गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। या फिर हम एक और भी स्मार्ट तरीका अपना सकते हैं, हम धातु को ही बदल दें, मतलब उसकी अलॉय बना लें। एलॉय बनाना मतलब धातुओं को मिलाकर एक तरह का सुपर मेटल तैयार करना। हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को पिघलाकर मिक्स करते हैं ताकि हमें एक ऐसा नया मटेरियल मिले जिसमें दोनों की अच्छी खूबियां हों। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील। इसमें लोहे के साथ निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है जिससे वो मजबूत भी रहता है और उस पर जंग भी नहीं लगता। और अगर धातुओं पर इंसानी महारत का कोई जीता जागता सबूत देखना हो तो दिल्ली के इस लौह स्तंभ को देखिए। ये 1600 से भी ज्यादा सालों से मौसम की हर मार झेल रहा है, लेकिन आज तक इस पर जंग नहीं लगा। ये प्राचीन भारत के मेटलर्जी एक्सपर्ट्स के कमाल के हुनर का एक शानदार नमूना है। और यही सवाल हमें आगे देखने के लिए मजबूर करता है। अगर हमारे पूर्वज 1600 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऐसा चमत्कार कर सकते थे, तो जरा सोचिए भविष्य में हम इन धातुओं के और कौन-कौन से राज खोल सकते हैं। क्या पता अगला बड़ा आविष्कार हमारे आसपास मौजूद किसी धातु में ही छिपा हो।